उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ, चूंकि उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। ग्रेटर नोएडा के जेवर में 29,650 करोड़ रुपए की लागत से 5,845 हेक्टेयर जमीन पर बनने जा रहा यह एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही प्रदेश अगले 3 वर्षों के भीतर देश के सबसे प्रमुख विमानन केंद्र के तौर पर भी स्थापित हो जाएगा। उस समय तक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे ज्यादा मॉडर्न ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उस समय तक 16 अन्य एयरपोर्ट भी परिचालन में हो जाएंगे। एक तरह से यह देश में हवाई मार्गों से सबसे ज्यादा कनेक्टेड रहने वाला राज्य हो जाएगा। पीएम मोदी ने आज इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी और इस दौरान पीएम के साथ मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कई यूपी सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद रहे। आज इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों करोड़ों लोगों को होगा। मैं इसके लिए आप सभी को, पूरे देश को बधाई देता हूं। आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे कनेक्टेड क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। यहां पश्चिमी यूपी में भी लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। रैपिड रेल कॉरिडोर हो, एक्सप्रेस वे हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, पूर्वी और पश्चिमी समंदर से यूपी को जोड़ने वाले डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये आधुनिक होते उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन रहे हैं। आजादी के इतने सालों तक तो उत्तर प्रदेश को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी के ताने, कभी जात पात की राजनीति के ताने, कभी हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों के ताने, कभी खराब सड़कों के ताने, कभी उद्योगों के अभाव के ताने, कभी ठप पड़े विकास के ताने, कभी अपराधी माफिया और राजनीति के गठजोड़ के ताने। यूपी के कोटि कोटि सामर्थ्यवान लोगों का यही सवाल था कि क्या वाकई कभी यूपी की एक सकारात्मक छवि बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की भरपूर कोशिश की, बल्कि विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा।
सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि यहां के किसानों ने गन्ने की मिठास बढ़ाने का काम किया था, लेकिन कुछ लोगों ने गन्ने की मिठास को काफी कड़वा करने का प्रयास किया। ये वही लोग थे जो आज जिन्ना के अनुयायी बने हुए हैं, जिन्हें यहां की जनता सबक सिखाने को तैयार है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। गन्ने की इस मिठास को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जेवर की इस ऐतिहासिक धरती पर हुआ है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की ओर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए इस अनमोल कृति के लिए हृदय से बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में आज जनवादी जनक्रांति महारैली का आयोजन किया गया। जनवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान की अध्यक्षता में इस महारैली के समारोह में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आज जेवर में एयरपोर्ट के शिलान्यास पर भी वार किया। उन्होंने ये बीजेपी सरकार एयरपोर्ट को बेच रही है, दूसरी तरफ बना रही है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर का जयंत और अखिलेश पर बड़ा हमला उन्होंने किया है। फतेहपुर सीकरी से सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा कि गठबंधन पहले हुए हैं, आगे भी होंगे। ये मौका परस्त लोग हैं, गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि जिनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं होती, वो अपने निजी स्वार्थ और हितों के लिए गठबंधन करते हैं और तोड़ते हैं। चुनाव आते हैं और लोग गठबंधन करते हैं जी, गठबंधन फिर तोड़ते हैं। जिनकी विचारधारा नहीं होती वो अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गठबंधन का प्रयास करते हैं। ये वही दल है जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है और परंपरागत, क्योंकि ये लोग इनके घर में पहले राजनीति रही है, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं अपने आपस में मिलकर। पहले भी मिले थे, राहुल जी और अखिलेश जी भी मिले थे, चलता रहता है। तो जौनपुर में सदर विधानसभा के खेता सराय बाजार में असदुद्दीन ओवैसी ने शोषित वंचित समाज सम्मेलन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। मोदी जी ने प्रेम क्यों उतारा? इसलिए उतारा कि उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए, तो उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए कि भाइयों बहनों, पेट्रोल इतना कीमती हो चुका कि सिर्फ नहीं खरीदा सकता, इसीलिए फिर उतारा। और मोदी जी ऐसा करके उतर रहे थे, फिर गाड़ी में बैठे और मुख्यमंत्री को अकेला छोड़ दिया। किसी उत्तर प्रदेश के साथी नौजवान ने एक वीडियो बना दिया बाबा को दिखाते कि अकेले अकेले कहां जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की पूर्व राज्यसभा सांसद मोहसिना किदवई आज उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के बड़ा गांव कस्बा में अपने पुश्तैनी घर पर पहुंची,
जहां पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारे समय की राजनीति और अब की राजनीति में बहुत फर्क आ गया है। उन्होंने कहा कि लोग अब हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, जो देश का मिजाज खराब कर रहा है। हम लोगों के समय में ऐसी राजनीति नहीं होती थी। हम लोग सभी को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अगली खबर गोंडा जिले से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के शिवनगर मोहल्ले में ट्रिपल मर्डर की दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। मोहल्ले में रहने वाले एक परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात में पति पत्नी और बड़ी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटी बेटी गंभीर रूप से घायल हुआ है। एक साथ 3 हत्याओं की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शवों को कब्जे में लिया गया। घायल युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, एसपी संतोष मिश्र समेत पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे। पूरे मामले की पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी प्रेम प्रसंग में इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिए जाने की आशंका जता रहे हैं। देवी पाटन रेंज के डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने ये बताया कि गोली चलने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की सूचना भी थी। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवती को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 6 साढ़े 6 के आसपास ये कोतवाली नगर थाना पड़ता है, जहां गोली चलने की सूचना मिली थी। तत्काल इसमें पुलिस पहुंची है। इसमें जो घायल थे कुल 4 थे, जिनको लाया गया था अस्पताल, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 की संभवतः मृत्यु हो गई है। एक जो घायल है उसको आगे इलाज के लिए प्रॉपर और आगे रेफर किया जा रहा है। प्रकरण जो है प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है वो प्रेम प्रसंग से संबंधित है, जिसमें जो कोई लड़का है जो किसी बात से विक्षुब्ध था, जिसके द्वारा ये घटना अपने दोस्तों के साथ कारित करने की बात बताई जा रही है। इसके अलावा संभवतः जो दोनों पक्ष हैं वो एक ही कम्युनिटी से है और इस संबंध में अभी हम लोग और विस्तृत जानकारी कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला है। इसमें टीमें लगाई गई हैं, गिरफ्तारी से लेकर के जो एफआईआर पंजीकरण और घटना समीक्षण इन सब के लिए प्रॉपर टीमें लगा करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फर्दर डिटेल्स इसमें जो भी हमें पता चलेगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। कितनी मौत हुई, कितने घायल? अभी 3 की जो है हमारे पास सूचना है, एक घायल की है, तो और जानकारी मिलेगी जैसे भी है तो आपको शेयर किया जाएगा। अभी जस्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और तथ्य हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन में अगर कोई और बात निकल के आती है तो वो भी आपको बताया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना काल में पंचायत प्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों से थाने में कोई दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए डीआईजी और प्रदेश के समस्त एसपी को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आज रुद्रपुर के गांधी ग्राउंड में लोक योजना अभियान 2021 के तहत आयोजित सबकी योजना सबका विकास स्तर पर आधारित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ प्रदेश के शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे और जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 400 से ज्यादा निर्णय लिए हैं और ये निर्णय सभी वर्गों के लिए हितकारी हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के से लेकर सरकार की उपलब्धियों तक को गिनाया। देहरादून में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। एक दिन पहले ही देहरादून में 19 लोग कोरोना वायरस के संक्रमित मिले थे और अब एक बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एफआरआई के 11 ट्रेनी आईएफएस अधिकारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। बताया गया है कि 11 ट्रेनी आईएफएस अधिकारी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिड टर्म ट्रेनिंग के लिए आए थे। वहीं कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद सभी को एफआरआई के हॉस्टल में आइसोलेट कर दिया गया है। इसके अलावा उनके साथी अधिकारियों की जांच भी की जा रही है। एफआरआई के अपर निदेशक डॉक्टर एस के अवस्थी का कहना है कि 48 अधिकारियों का दल लखनऊ में ट्रेनिंग पर था और उसके बाद दिल्ली से देहरादून आने के दौरान सभी के सैंपल लिए गए थे और इनमें से 8 अधिकारी संक्रमित मिले और इसके बाद 3 अन्य अफसर भी संक्रमित हो गए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विजय कॉलोनी फेज 2 न्यू कैंट रोड देहरादून स्थित अमर शहीद मेजर विजय अहलावत के आवास से शहीद सम्मान यात्रा के तहत शहीद के आंगन की पवित्र मिट्टी को कलश में इकट्ठा किया। बता दें कि देहरादून में निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण को लेकर प्रदेश भर के शहीदों के घरों के आंगन से मिट्टी लाने की सैनिक सम्मान यात्रा प्रदेश में चल रही है, जिस कड़ी में देहरादून के शहीद मेजर विजय अहलावत के घर पहुंचे और शहीद के आंगन की मिट्टी को सम्मान के साथ लेने का काम किया गया। मोदी जी की परिकल्पना और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम बनाने जा रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि हम सभी अमर शहीदों के घर की पवित्र मिट्टी को लेकर हम उनके घरों से जाएंगे
और उससे जो है सैन्य धाम का निर्माण होगा। पूरे प्रदेश के अंदर 1734 शहीद परिवारों को हमने चिन्हित किया है। आज विजय कॉलोनी के हमारे वीर, वो सपूत जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, मेजर अलाउद्दीन जी के आवास पर हम आए हैं। यहां से इस घर की पवित्र की मिट्टी को लेने हम यहां पर आए हैं और पूरे सम्मान के साथ इस मिट्टी को लेकर हम सैन्यधाम में जाएंगे। तो कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने की विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण में चल रहा खनन इस समय बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हरीश रावत के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वामी यतीश्वरानंद पर अवैध खनन कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से प्रभारी नरेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्वामी यतीश्वरानंद की शह पर ही क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। प्रशासन भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करता नजर आता है। सूबे के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने हर घर जल योजना को लेकर प्रदेश की जनता को आश्वासन दिया है कि मार्च 2022 तक इस योजना के तहत पूरे प्रदेश भर में काम पूरा हो जाएगा, जिसमें वर्तमान में 80 से 90% काम पूरा हो चुका है और अन्य जगहों पर काम गतिमान स्थिति में है। मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को सहयोग दिया है, उससे पेयजल विभाग उनका आभारी है और प्रदेश की जनता को उनके लिए इस सहयोग से जल्द ही हर घर नल, हर घर जल का लाभ मिलने वाला है। हर घर में नल भी लगेगा, उसमें जल भी चलेगा। बिल्कुल आपको वादा करें 2022 तक, जो 2022 तक की योजना है हमारे उत्तराखंड में, उससे मोदी जी के है 2024 तक। यहाँ उत्तराखंड के लिए था 2023 तक, लेकिन हमने 2022 मार्च तक हर घर को उसमें हमें पानी का कनेक्शन देंगे, जिसमें पानी भी होगा, नल भी होगा। हमारा यहाँ पर अभी प्रदेश में 90% काम पूरा हो चुका है। सारी डीपीआर बन चुकी है, उसमें टेंडर भी कॉल कर दिए गए। अब टेंडर हो गए तो ठेकेदार द्वारा काम करना है, पाइपलाइन बिछानी है और पाइपलाइन बिछाने के स्रोतों का भाई मापन हो चुका है। केवल पाइपलाइन का टेंडर होना है, टेंडर हो गया है। और कुछ कामों में ये जरूर होगा कि जहाँ पर पंपिंग योजना है